चिलचिलाती भरी धूप में माधुरी अपने लिए टीचर की नौकरी की तलाश में भटक रही थी। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो हर रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान जी मुझ गरीब पर भी कुछ दया करो और मुझे अच्छी सी नौकरी जल्द ही दिला दो। मुझसे घर की हालत देखी नहीं जाती। इसी तरह माधुरी रोज भगवान से प्रार्थना करती ताकि उसे कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए और घर की परेशानी दूर हो। पर काफी कोशिश के बाद भी माधुरी को कहीं नौकरी नहीं मिली और वो परेशान रहने लगी। बेटी माधुरी, परेशान मत हो, थोड़ा सब्र रख, देखना बहुत जल्द तुझे बढ़िया से स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। माँ मैं कितना सब्र रखूं? पिछले 2 महीने से नौकरी ढूंढ रही हूँ, अभी तक तो मिली नहीं और ऊपर से मकान का किराया भी देना है, घर के खर्चे सो अलग और तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन भी तो कराना है। मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता है। माँ तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, अभी शादी से जरूरी घर की हालत को ठीक करना है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, आज एक इंटरव्यू है, क्या पता आज मुझे नौकरी मिल ही जाए। भगवान का नाम ले और चली जा, भगवान ने चाहा तो आज तो इंटरव्यू में जरूर पास हो जाएगी। माधुरी इंटरव्यू देने बताए गए एड्रेस पर पहुंची। उसने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया। माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसकी नौकरी पक्का लग ही जाएगी। माधुरी खुशी खुशी घर लौट रही थी। धूप काफी तेज थी, इसीलिए वो एक बाग से होते हुए घर आ रही थी। उस समय धूप और गर्मी की वजह से बाग में कोई नहीं था। माधुरी अपनी नौकरी के बारे में सोचते सोचते चली जा रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये कहते हुए माधुरी इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक रोने की आवाज आनी बंद हो गई। ये क्या, अभी तो रोने की आवाज आ रही थी। ओह मैं भी ना, लगता है गर्मी की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। माधुरी को लगता है शायद ये उसका वहम है और वो फिर से आगे बढ़ती है, पर रोने की आवाज दोबारा आनी शुरू हो गई। रोने की आवाज सुन माधुरी के कदम फिर से रुक गए। अरे कौन है यहाँ? कौन रो रहा है? इधर आओ मेरे पास। ये कहते हुए माधुरी उसे ढूंढने लगी और फिर तभी उसे पेड़ के पीछे एक रोती हुई छोटी सी लड़की दिखाई दी। माधुरी उस लड़की के पास गई और बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम ईरा है। तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं चांद की परी हूँ। मैं अपनी माँ के साथ पृथ्वी लोक घूमने आई थी, तभी अचानक बहुत तेज तूफान आया और मैं अपनी माँ से बिछड़ गई। मैं कब से अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। क्या तुम सच में चांद की परी हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। इतना कहकर ईरा फिर से रोने लगी। उसे रोता देख माधुरी को उस पर दया आ गई। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम रोना बंद करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ हाँ मेरे घर। जब तक मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ नहीं लेती तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। ठीक है, पर तुम किसी को बताना नहीं कि मैं चांद में रहने वाली परी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब तो चलो मेरे साथ। ईरा माधुरी के साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। माधुरी ईरा को लेकर अपने घर पहुंची। तभी माधुरी की माँ सरिता बोली, आ गई बेटी, तुम्हारा आज का इंटरव्यू कैसा रहा? और ये प्यारी सी बच्ची तुम्हारे साथ कौन है? माँ इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया रहा, देखना इस बार मुझे जॉब मिल ही जाएगी। चलो भगवान का शुक्र है, इस बार तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। पर ये छोटी सी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? ओह बातों ही बातों में मैं बताना ही भूल गई। बेचारी मुझे रोते हुए बाग में मिली थी। ये अपनी माँ से बिछड़ गई है, इसलिए मैं इसे घर ले आई। तुमने अच्छा किया बिटिया जो इसे घर ले आई। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। हाथ मुंह धोकर माधुरी और ईरा ने खाना खाया और फिर सो गईं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वहीं माधुरी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसे जॉब के लिए कॉल आएगा, पर वहाँ से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। माधुरी इस बार बुरी तरह टूट गई। उसे लगा वो कभी टीचर नहीं बन पाएगी। अब बस बहुत हुआ, इंटरव्यू दे देकर थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली।
माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत निराश हो जाएंगी। उनकी कितनी उम्मीदें थी मुझसे। नहीं, अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर माधुरी दौड़ते हुए घर की छत की ओर जाने लगी। ईरा माधुरी को छत की ओर जाते हुए देख लेती है। वो उसके पीछे पीछे छत की ओर भागी। उस समय आसमान से होते हुए ईरा की माँ सोनाक्षी परी आ रही थी। पता नहीं ईरा मेरी बच्ची किस हाल में होगी। सोनाक्षी परी अपनी बेटी ईरा के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर बुरी तरह हताश माधुरी पर पड़ी, जो छत से कूदने वाली थी। पर सोनाक्षी परी ने समय पर पहुंचकर माधुरी को कूदने से बचा लिया। कौन हो आप और आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। जो तुम करने जा रही थी वो कायर लोग करते हैं और तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तुम तो मुझे समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती हो। मैंने इतनी पढ़ाई की और टीचर नहीं बन पाई। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का कि मैं अपनी माँ की उम्मीद पे खरी ना उतर सकूं। तभी दौड़ते हुए ईरा भी छत पर आ पहुंची और अपनी माँ सोनाक्षी को देखकर बोली, अरे माँ, तुम आ गई? ये तुम्हारी माँ है? हाँ, मेरी माँ चांद लोक की रानी परी है। ईरा बेटी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। माँ, आपसे बिछड़ने के बाद माधुरी दीदी ने मुझे अपने घर रहने की जगह दी और खूब प्यार से रखा। माधुरी, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी जिंदगी में हार मत मानना, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। जल्दबाजी में कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से बस इस बात का ध्यान रखूंगी। माधुरी दीदी, चलो ना, आप भी हमारे साथ चांद पर चलो। चांद पर? प्लीज चलो ना। ईरा इतनी जिद कर रही है तो तुम भी हमारे साथ चांद पर घुमाओ, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। पर मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? मेरे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। डोंट वरी, मेरी मैजिकल मम्मी है ना। वो तुम्हें लेकर जाएगी। सोनाक्षी परी ने अपनी जादुई शक्ति से एक उड़न खटोला प्रकट किया, जिसमें बैठकर वो तीनों पलक झपकते ही चांद पर पहुंच गईं। चांद पर जाकर माधुरी ने देखा वहां पर बिल्कुल अलग तरह की दुनिया थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं चांद पर हूँ। मुझे तो सपना जैसा लग रहा है। माधुरी चांद पर हर जगह घूमी और वहाँ रहने वाली परियों से मिली। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ घंटे चांद पर बिताने के बाद माधुरी को घर की याद आने लगी। ईरा, अब मुझे चलना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। यहाँ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ रोज आ सकती हो। रोज रोज आना कैसे कर पाऊंगी? मैं तुम्हें अपना जादुई उड़न खटोला दे देती हूँ। तुम्हारा जब मन करे उड़न खटोले में बैठकर आ जाना। सोनाक्षी परी की बात सुन माधुरी की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर वो सोनाक्षी परी और ईरा से विदा लेकर वापस अपने घर लौट आई। अब माधुरी का जब भी मन होता वो उड़न खटोले में बैठकर चांद पर पहुंच जाती। फिर एक दिन माधुरी ने देखा चांद पर रह रही परियों के बच्चों को कुछ नहीं आता। ये देख माधुरी ने बोला, क्यों ना मैं चांद पर ही अपना छोटा सा स्कूल खोल लूं? मुझे इस बारे में सोनाक्षी परी से बात करनी होगी। फिर माधुरी ने सोनाक्षी परी से चांद पर स्कूल खोलने की बात की। आजकल पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इसलिए यहाँ पर एक स्कूल होना बहुत जरूरी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को। तुम पढ़ाओगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। सोनाक्षी परी ने माधुरी के कहने पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चांद पर स्कूल बनकर तैयार हो गया। अब बस माधुरी का काम था किसी भी तरह बच्चों को स्कूल लेकर आना, लेकिन कोई भी बच्चा स्कूल आने को तैयार नहीं हुआ। ये देख माधुरी परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? कोई बच्चा स्कूल आना ही नहीं चाहता। माधुरी सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे कि बच्चे खुशी खुशी उसके स्कूल में आने लगे। उसके बाद माधुरी ने सोनाक्षी परी से बोलकर स्कूल में कई सारे आकर्षक झूले लगवाए, लेकिन माधुरी का ये आइडिया भी फेल हो गया। कोई भी बच्चा स्कूल आने को फिर भी तैयार नहीं हुआ। माधुरी बहुत निराश हो गई। क्या मैं कभी टीचर नहीं बन पाऊंगी? लगता है मेरा सपना अधूरा रह जाएगा।
तभी वहाँ पर ईरा आई और उसे माधुरी को उदास देखकर बहुत बुरा लगा। फिर वो उससे बोली, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी उदास क्यों हो? बचपन से मेरा सपना था एक टीचर बनने का। धरती लोक पर तो टीचर बन नहीं पाई, अब यहाँ चांद पर भी कोई बच्चा मुझसे पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बच्चा है जो आपसे पढ़ना चाहता है। क्या सच में? कौन है वो? मैं, और कौन? इतना सुनते ही माधुरी मुस्कुराने लगी। फिर अगले दिन ईरा स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए घर से निकली। तभी रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिले और उससे पूछने लगे कि वो सुबह सुबह कहाँ जा रही है। तब ईरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो स्कूल जा रही हूँ। ईरा, मत जाओ स्कूल, आओ हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी। हमने सुना है स्कूल में बहुत पिटाई होती है, देखना तुम्हारी भी वो टीचर खूब पिटाई करेगी। लेकिन ईरा सभी की बातों को अनसुना कर खुशी खुशी स्कूल चली गई। थोड़ी देर बाद जब ईरा स्कूल पहुंची, माधुरी ईरा को देख हैरान होते हुए बोली, अरे ईरा, तुम आ गई? जी मैडम जी, मैं आ गई, आपकी स्टूडेंट। ईरा को वहाँ देख माधुरी बहुत खुश थी। बेशक माधुरी की क्लास में केवल एक ही स्टूडेंट था, लेकिन उसने खूब मन लगाकर उसे पढ़ाया। ईरा ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की। उसे पहली बार नई नई बातें सीखने को मिली। क्लास खत्म होने के बाद माधुरी बोली, ईरा, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। तुमने आज बहुत पढ़ाई कर ली, कल हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। इतना कहकर माधुरी ईरा को एक बहुत ही सुंदर नई पेंसिल देते हुए बोली, ईरा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट और घर पर जाकर होमवर्क अच्छे से करना। ईरा नई पेंसिल को लेकर बहुत खुश हुई और वो पेंसिल को हाथ में पकड़कर खुशी खुशी घर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में ईरा को फिर से वही बच्चे मिले। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे पेंसिल कहते हैं, इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार हमें भी दिखाओ ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, ये मुझे मेरी मैडम ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि मैंने अच्छे से आज पढ़ाई जो की है। अगर हम भी स्कूल जाएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो क्या हमें भी पेंसिल मिलेगी? अगले दिन ईरा स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कई सारे बच्चे मिले जो कि उसके साथ साथ स्कूल जाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। ईरा समेत सभी बच्चे स्कूल पहुँचे तो सबको देख माधुरी हैरान रह गई। उसके बाद सब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ गए। माधुरी ने सब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दरअसल सब बच्चे पेंसिल की लालच में स्कूल पढ़ने आए थे, पर जब सब बच्चे वहाँ बैठकर नई नई चीजें सीखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगा। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब स्कूल की छुट्टी भी हो गई। फिर सभी बच्चे बड़ी खुशी से घर जा ही रहे थे, तभी माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बच्चों, रुको रुको, अपना गिफ्ट तो लेते जाओ। ये कहते हुए माधुरी ने एक डब्बा खोला जिसमें रंग बिरंगी तरह तरह की पेंसिल थी। उसने एक एक करके सभी बच्चों को पेंसिल बांटी। बच्चे पेंसिल पाकर बहुत खुश थे। सभी को स्कूल आकर बहुत मजा आया। वहीं माधुरी बच्चों को खुशी खुशी जाते हुए बोली, आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। धरती लोक पर तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाई, लेकिन चांद पर अपना स्कूल खोल ही लिया। अमीर वर्सेस गरीब की दिवाली। एक गांव में सविता नाम की एक औरत रहती थी। सविता पैसों से तो बहुत अमीर थी, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा गरीब थी। वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी थी। उसे गरीब लोगों से बहुत नफरत होती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। दिवाली के कुछ दिन पहले उसका पति उससे कहता है, सविता सुनो। हाँ जी, बोलिए। तुम ये कुछ पैसे रखो, ये पैसे हम दिवाली पर खर्च करेंगे, तुम इनको संभाल कर रखना, ठीक है? ठीक है जी, मैं इन्हें संभाल कर रख दूंगी। वो दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। सविता, देखो कोई आया है। हाँ, हमारी नौकरानी सुनीता होगी। सविता दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी नौकरानी सुनीता साथ में अपनी बेटी को भी लेकर आई है, जिसका नाम चिंकी है। अरे सुनीता, तुम रोज रोज अपनी बेटी को अपने साथ क्यों लेकर आ जाती हो? मालकिन, मेरी बेटी घर में अकेली पड़ जाती है, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आती हूँ। तभी वहाँ पर सविता का पति आकर कहता है, अरे सविता, क्या हो गया? अगर सुनीता अपनी बेटी को साथ में ले भी आती है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
तुम चुप रहो जी। तुम्हें पता नहीं है सुनीता अपनी बेटी को साथ में लेकर क्यों आती है? दिवाली आने वाली है ना, इसे पता है यहाँ पर इसे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, इसलिए ये अपनी बेटी को साथ लेकर आ जाती है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, फटाफट उन्हें निपटा। उसके बाद सुनीता अपनी बेटी को एक कोने में बैठाकर खुद काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर सविता बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट लेकर आती है। चिंकी की नजर उन मिठाई और चॉकलेट पर जाती है। वो देख वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट भी है। चिंकी को मिठाइयों को इस तरह देखते हुए सविता देख लेती है। क्या है, ऐसे क्या देख रही है? कभी मिठाइयाँ और चॉकलेट देखी नहीं है क्या? सविता के चिल्लाने की आवाज सुन सुनीता फौरन वहाँ आती है और कहती है, मालकिन माफ कर दीजिए, बच्ची है। बच्ची है तो अपनी बच्ची को समझाना, ऐसे तांग-झांक क्या कर रही है? अब यहाँ खड़ी मत रह, लेकर जा इसे और काम कर। सुनीता फिर से अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि मालकिन का गुस्सा शांत हो गया है, वो उनके पास जाकर कहती है, मालकिन। हाँ बोल, क्या है? मालकिन, वो दिवाली आने वाली है, तो आप थोड़े पैसे दे देते तो दिवाली पर चिंकी के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लानी थी। सुनीता, जब देखो तुम पैसे मांगती रहती हो, तुम यहाँ काम करती हो। मैं कोई एटीएम मशीन नहीं हूँ कि जब तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लो। काम तो तुझसे किया नहीं जाता, घर में इतना सारा काम पड़ा है, दिवाली की सफाई बाकी है, वो सब कुछ नहीं, बस पहले पैसे चाहिए, नहीं मिलेंगे तुम्हें कोई पैसे। इतना कहकर मालकिन गुस्से में चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बाद सविता अपनी अलमारी में देखती है तो उसे वो पैसे नहीं मिलते जो उसके पति ने उसे संभाल के रखने को कहा था। अरे, इन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे वो पैसे तो मैंने यही रखे थे, कहाँ चले गए? अब समझ आया, मैंने इस सुनीता की बच्ची को पैसे नहीं दिए तो इसने मेरे पैसे चुरा लिए। ये सोचकर सविता गुस्से में सुनीता के पास जाती है और उसे जोरदार एक चाटा मारते हुए कहती है, सुनीता, तुम्हें शर्म नहीं चोरी करते हुए? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मालकिन? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। ओहो, अब तो दोनों ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मालकिन, ये आप क्या कह रही हो? 3 दिन पहले मेरे पति ने मुझे पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने अलमारी में रखे थे। मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया था, इसलिए तुमने मेरे पैसे चुरा लिए। तुम गरीब लोग कभी नहीं सुधर सकते, कहीं भी अपना नीच हरकत दिखा ही देते हो। नहीं नहीं मालकिन, हम गरीब जरूर है, लेकिन इस तरह से चोरी कभी नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। देख सुनीता, झूठ मत बोल, मुझे पता है पैसे तुमने ही चुराए हैं। तुम दोनों माँ बेटी अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम जैसे चोर नौकरानी की जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए, मेरा घर कैसे चलेगा? सुनीता सविता के आगे बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन सविता उस पर यकीन नहीं करती और दोनों माँ बेटी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद सविता का पति बहुत सारा सामान लेकर आता है। अरे सविता, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, मैं कितनी सारी मिठाइयाँ और कपड़े लेकर आया हूँ। और सुनो, सुनीता और उसकी बेटी को भी बुला लो, मैं उनके लिए भी कपड़े और पटाखे लाया हूँ। जी, मैंने सुनीता को काम से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि सुनीता ने हमारे घर में चोरी की। आपने जो पैसे मुझे संभाल कर रखने को कहा था, वो पैसे उसने चुरा लिए। सविता, तुम पागल हो गई हो क्या? वो पैसे सुनीता ने नहीं लिए, वो पैसे तो मैं लेकर गया था। उन्हीं पैसे से तो मैं सारे सामान लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तुमने बिना सोचे समझे उस बेचारी गरीब सुनीता पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। जब ये बात सविता को पता चलती है कि चोरी सुनीता ने नहीं की थी और उसने बेफिजूल उसको इतना सुनाकर काम से निकाल दिया, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ घर में मायूस बैठी चिंकी अपनी माँ सुनीता से कहती है, माँ, हम दिवाली का त्योहार नहीं मनाएंगे ना? अब तो हम नए कपड़े भी नहीं खरीद पाएंगे। तभी वहाँ पर सविता आ जाती है और कहती है, नहीं चिंकी। अरे मालकिन, आप? चिंकी, तुम दिवाली पर अच्छे कपड़े भी पहनोगी और मिठाइयाँ भी खाओगी। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने बिना कुछ जाने समझे तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मालकिन, आप माफी मत मांगो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों के लिए ये कुछ कपड़े और मिठाइयाँ हैं, ये लो, इसे रख लो और कल से काम पर भी आ जाना, ठीक है? हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली मालकिन। सविता वहाँ से चली जाती है। फिर सुनीता और उसका परिवार खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाता है। सविता भी अपने पति के साथ दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मनाती है।